पत्नीहारा। चुनचुड़ा में गंगा के तट पर एक सुंदर त्रितल भवन। उसके एक सुसज्जित कक्ष में उस गृह की अधिष्ठात्री देवी 17 वर्षीय युवती श्रीमती सुनीति बाला बैठी कविता पाठ कर रही है। उनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर है। नेत्रों में अब भी बालकोचित चंचलता पूर्ण रूप से विद्यमान है। स्नान संपन्न हो चुका है। केश अभी सूखे नहीं हैं, अतः वे खुले हुए पृष्ठ पर वस्त्रों के ऊपर बिखरे हैं। वातायन से आती गंगा की मंद बयार उन्हें सुखाने का प्रयत्न कर रही है। बेला धीरे धीरे बढ़ने लगी। 9 बज गए। काव्य अब उस सुंदरी पाठिका के मन को अधिक समय तक बांध कर न रख सका। बाहर से पदचाप का आभास पाते ही वे चौंक उठती। गंगा के घाट पर स्नानार्थियों का भारी जमावड़ा था। सुनीति बीच बीच में झरोखे से उनकी ओर भी निहारने लगती थी। उनकी ये मानसिक चंचलता शीघ्र ही दूर हो गई। हाथ में एक दैनिक समाचार पत्र लिए हुए प्रसन्न मुख के साथ सुनीति के स्वामी ने प्रवेश किया। सुनीति के स्वामी पूर्ण रूप से सुनीति के ही योग्य हैं। विधाता ने योग्य को योग्य के साथ ही जोड़ा है। इससे अधिक सुबोध चंद्र का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। कविता की पुस्तक को पास की मेज पर रखकर सुनीति ने पूछा, इतनी प्रसन्नता क्यों? सुबोध ने हंसकर कहा, क्या सहन नहीं हो रही? क्यों? तुम बाहर से हंसते हुए आए हो। ये ठीक नहीं। मेरे पास आकर मुझे देखकर ही तुम्हें हंसना चाहिए। क्या तुम केवल घर के भीतर हो? क्या तुम बाहर नहीं हो? सुनीति मुस्कुराकर बोली, अच्छा, मैंने पराजय स्वीकार की। राजन, मैं तुम्हारे भीतर भी हूं और बाहर भी। अब बताओ तो सही कि विषय क्या है? देखोगी या सुनोगी? ये चतुराई छोड़ो। क्या समाचार पत्र में तुम्हारी पत्नी की प्रशंसा छपी है? मेरी पत्नी की? कैसी पीड़ा है। तुम्हारे ग्रंथ की बात कर रही हूं महाशय। तुम्हारे ग्रंथ की। क्या किसी ने तुम्हारे प्रशंसा में कोई आलोचना लिखी है? यदि कहूं कि हां, तो मैं रुष्ट हो जाऊंगी। अपराध। मेरी प्रशंसा करने के स्थान पर लोग तुम्हारी निर्जीव पुस्तक की प्रशंसा क्यों करेंगे? सुबोध हंसकर बोला, तो फिर वह बात नहीं है। तो फिर क्या है? अनुमान लगाओ। सुनीति ने अपनी वे स्नेहिल आंखें घुमाई। 2 बार सोच में डूबी और अंत में बोली, समझ गई। बताओ तो सही। क्या? चंचलता भरी मुस्कान के साथ सुनीति बोली, क्यों बताऊं? सुबोध बोला, नहीं, तुम्हें बताना ही होगा। सुनीति ने आंखें नचाकर कहा, वाह, ये तो आदेश है। नहीं तो क्या? अच्छा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं रानी हूं और तुम मेरी प्रजा हो? तो फिर अपनी सखियों को बुलाओ। मुझे पुष्पों के पाश में बांध ले। 2-4 गीत सुन लूं। ये कहकर सुबोध ने सुर में गाना प्रारंभ किया। यदि आए तो क्यों जाना चाहे। सुनीति ने बनावटी क्रोध से कहा, ये परिहास छोड़ो। बताओ क्या हुआ है। तुमने क्या अनुमान लगाया है? पहले वह बताओ। वह मैं नहीं बताऊंगी। तुम बताओ या न बताओ। सुबोध बोला, नहीं, मैं वह नहीं सुनूंगा। तुम्हें बताना ही होगा। सुनीति ने मुख गंभीर कर कहा, नहीं, यदि मेरा अनुमान सही न निकला तो तुम बहुत हंसोगे। हंस लिया तो क्या हुआ? मैं बहुत संकुचित अनुभव करूंगी। होने दो, मेरी आंखें सजल हो जाएंगी। तुम्हारी आंखों के लिए मेरे पास एक औषधि है जिससे वो सजल भाव ठीक कर दूंगा। ये कहकर सुबोध ने अत्यंत स्नेह से अपनी प्रियतमा के दोनों नेत्रों पर 2 चुंबन अंकित कर दिए। सुनीति बोली, ये क्या? रोग होने से पूर्व ही औषधि। सुबोध ने हंसकर उत्तर दिया, बचाव उपचार से श्रेष्ठ है। सुनीति किंचित अंग्रेजी जानती थी। सुनीति बोली, धन्यवाद डॉक्टर साहब। केवल धन्यवाद से डॉक्टर संतुष्ट नहीं होता, उसे शुल्क चाहिए।
यह कहकर डॉक्टर महाशय ने रोगिणी के अधरों से अपना शुल्क प्राप्त कर लिया। तब सुबोध ने सुनीति के कंधों पर अपने हाथ रखकर कहा, सच बताओ, तुमने क्या अनुमान लगाया है? मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। सुनीति बोली, विचित्र बात है, अपनी बात तो बताएंगे नहीं, केवल मुझसे तर्क वितर्क करेंगे। बड़े मजेदार व्यक्ति हैं, तुम बताओ या न बताओ, मैं वह बात नहीं बता रही। सुबोध की उत्सुकता बढ़ाने में सुनीति पूर्णतः सफल रही। अंत में सुबोध बोला, अच्छा, पहले मैं बताता हूं, किंतु उसके बाद तुम बताओगी। वचन दो। वचन देती हूं, किंतु मेरा सुनकर यदि तुमने कह दिया कि मैंने भी वही सोचा था तो? अच्छा, मैं कागज पर लिख देती हूं। जब तुम बता दोगे तब इसे खोलकर देख लेना। सुनीति ने हंसते हुए एक कागज पर कुछ शब्द लिखे। लिखकर बोली, अब बताओ। सुबोध बोला, आज संध्या समय बहुत काल के पश्चात पुनः स्टार थिएटर में चंद्रशेखर का मंचन है। बहुत समय से तुम्हारी इच्छा चंद्रशेखर का अभिनय देखने की थी। चलो आज दोनों चलते हैं। ये सुनकर सुनीति अत्यंत प्रसन्न हुई। उस लिखे हुए कागज को हाथ में लेकर सिर हिलाकर बोली, अच्छा, अब अनुमान लगाऊं कि इसमें मैंने क्या लिखा है। वाह, ये तो हमारी बात नहीं हुई थी। नहीं हुई थी, फिर भी बताओ ना, यदि मैं अनुमान लगाऊं तो मैंने क्या सोचा वो पुनः तुम्हें अनुमान लगाकर बताना होगा। श्रेष्ठ है, फिर तो अनुमान लगाते लगाते संपूर्ण जीवन ही व्यतीत हो जाएगा। अच्छा, तुमने मुझे इतना प्रसन्न किया है तो तुम्हें और कष्ट देना उचित नहीं। ये देखो। सुबोध ने कागज खोला। उस पर लिखा था, व्यर्थ का क्या लिखूं, मैं तनिक भी अनुमान नहीं लगा पा रही हूं, केवल तुम्हारे मन में उत्सुकता जगाने का प्रयास कर रही हूं। पढ़कर सुबोध खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, तुम बहुत नटखट हो। क्या दंड दोगे? दंड दूं? दंड दे दिया है, मुख्य बात अभी नहीं बताई। मैं तुम्हें मैम पाश्चात्य महिला के रूप में सजाऊंगा। ये कैसी बात है? सुबोध बोला, नहीं, सचमुच। बहुत समय से मेरी साध है कि देखूं पाश्चात्य वेशभूषा में तुम कैसी दिखती हो। तुम्हारे लिए एक वस्त्र मंगवा कर रखा है। थिएटर जाएंगे, दोनों अलग अलग बैठें तो क्या सुख। बॉक्स आरक्षित कर दोनों को साथ बैठना होगा। भारतीय परिधान में तो वो संभव नहीं। चलो, दोनों साहब और मैम बनकर चलते हैं। सुनीति बोली, हाँ, अनर्थ, ये मुझसे ना हो पाएगा। सहस्रों लोगों के सम्मुख मैं इस वेश में कैसे निकल सकती हूं? छद्म वेश में लज्जा कैसी? जो तुम्हें देखेगा वो तुम्हें पहचान न पाएगा। सब तुम्हें शुद्ध विलायती मैम समझेंगे और मुझे देखकर तो लोग संकर जाति का फिरंगी मानेंगे। अंग्रेज ईर्ष्या से जल उठेंगे और सोचेंगे कि विधाता ने वानर के गले में मोतियों का हार डाल दिया है। सुनीति ने हंसकर कहा, जाओ जाओ, बहुत परिहास सीख लिया है। तुम्हें अब और अधिक पागलपन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब नहीं होगा, किंतु बहुत अनन्य विनय, बहुत मानव नॉवल और विलाप के पश्चात सुनीति मान गई। बोली, अच्छा, पहले घर के भीतर पहनकर देखती हूं कि कैसी दिखती हूं, उसके बाद विचार करूंगी। भोजन के पश्चात सुबोध 2 बड़े संदूक शयन कक्ष में ले आया। उन दोनों के भीतर सुनीति और सुबोध के लिए पाश्चात्य वेशभूषा के 2 सेट रखे थे। सुनीति बोली, पहले तुम साहब बनो। सुबोध ने पूछा, क्या तुमने मेरा ये वेश पहले कभी नहीं देखा? सुनीति बोली, नहीं, फिर भी पहनो, तुम्हें देखकर मेरा साहस बढ़ेगा। सुबोध साहब बन गया। अब सुनीति की बारी थी।
सुनीति ने अनेक पाश्चात्य महिलाओं को देखा अवश्य था और कुछ समय तक एक विदेशी शिक्षिका से शिक्षा भी ली थी, किंतु किस वस्तु को कहाँ धारण करना है इस ओर कभी ध्यान न दिया था। खैर, फिर भी बगल के कक्ष में जाकर उसने अनुमान से वस्त्र धारण कर लिए। जो कुछ त्रुटि शेष थी, सुबोध ने भी अनुमान से उसे सुधार दिया। सुनीति की सज्जा पूर्ण होने पर सुबोध ने ससम्मान झुककर कहा, सुप्रभात मेम साहब। सुनीति हंस कर व्याकुल हो गई। उसने भी प्रत्युत्तर में कहा, सुप्रभात साहब। तत्पश्चात दोनों दर्पण के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। स्वर्ण जड़ित फ्रेम में जड़ा विशाल दर्पण दीवार पर लटका था। उसमें सुनीति का प्रतिबिंब देखकर सुबोध खिलखिलाकर हंस पड़ा। सुनीति भी उसके स्वर में स्वर मिलाकर हंसने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वश में कर लिया हो। आज प्रातः इन दोनों प्राणियों पर जैसे हंसी का भूत सवार था। सुनीति हंसते हंसते बोली, इस वेश में मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, तुम चाहे कुछ भी कहो। परिचारक और सेवक ही न जाने क्या विचार करेंगे। सुबोध बोला, एक उपाय है, घर से तुम साड़ी पहनकर ही निकलना। रेलगाड़ी के भीतर वस्त्र बदल लेना। मैं एक पूरा कक्ष आरक्षित रिजर्व करा लूंगा। सुनीति ने कहा, परामर्श तो बुरा नहीं है, किंतु मुझे बहुत संकोच हो रहा है। रहने दो ये थिएटर जाना, मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। सुबोध ने अपनी प्रियतमा की ठुड्डी पकड़कर दुलार से कहा, क्या तुम मेरी इतने दिनों की साध पूर्ण नहीं करोगी? 2 घंटे पश्चात हुगली स्टेशन पर आकर सुनीति और सुबोध आरक्षित द्वितीय श्रेणी के कक्ष में सवार हुए। रेलगाड़ी चल पड़ी। सुबोध घर से ही पाश्चात्य वेश पहनकर आया था। गाड़ी चलते ही उसने अपने हाथों से सुनीति को विदेशी महिला के रूप में सजा दिया। केवल जूतों की डोरियां सुनीति ने स्वयं बांधी। सुबोध को किसी भी रीति से स्पर्श न करने दिया। सुनीति की साड़ी और आभूषण संदूक में बंद करके रख दिए गए। वो एक साधारण सवारी गाड़ी थी। प्रत्येक स्टेशन पर रुक रुक कर चल रही थी। गाड़ी चलते ही सुनीति अपने स्वामी के समीप बैठकर बाहर के दृश्य निहारती, किंतु जैसे ही स्टेशन निकट आता वो भागकर कोने में जा छिपती। सुबोध चाहकर भी उसे रोक न पाता। गाड़ी की छत पर जहां दीप रखने का स्थान था, वहां चारों ओर दर्पण के टुकड़े लगे थे। उन दर्पणों में सुनीति अपना प्रतिबिंब देखती और सुबोध की ओर निहार कर मंद मंद मुस्कुराती। बीच बीच में कहती, कैसा स्वांग रचा है तुमने, मागो मागो। तुम्हें ये सब सूझता भी कैसे है? जब हावड़ा स्टेशन पर गाड़ी रुकी तब संध्या हो चुकी थी। आधे घंटे के भीतर थिएटर प्रारंभ होने वाला था। सुबोध सुनीति का हाथ पकड़कर चला। एक कुली संदूक मस्तक पर धरे आगे बढ़ा। सुबोध सुनीति को देखता और हंसता। सुनीति के मस्तक पर पसीना था और मुख लज्जा से लाल हो उठा था। बाल्यकाल में जो जूते पहने थे उसके बाद अब पहने थे। भला जूतों में चलने का अभ्यास कहा। 2-3 पग चलते ही वो लड़खड़ाकर गिरने लगती। सुबोध ने वाहन तय किया। चालक ने पूछा, कहाँ जाना है हुजूर? सुबोध बोला, स्टार थिएटर, हाथी बागान। सुनीति को वाहन में बैठाकर सुबोध बाहर खड़े खड़े ही उससे बोला, ये भारी संदूक साथ ले जाकर क्या होगा? थिएटर के बाहर वाहन में पड़ा रहेगा। यदि कोई उठा ले गया या वाहन चालक ही लेकर चंपत हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। भीतर बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं हैं। मैं इसे स्टेशन मास्टर के संरक्षण में रखाता हूं। सुनीति ने सहमति में सिर हिलाया। सुबोध कुली को लेकर प्रस्थान कर गया। सुबोध को जाता देख चालक ने पुकार कर पूछा, कहाँ जाना होगा हुजूर? सुबोध ने मुख फेर कर कहा, हाथी बागान, स्टार थिएटर। सुबोध ने जाकर स्टेशन मास्टर को खोजा। वह वहां न था। कुछ प्रतीक्षा के बाद स्टेशन मास्टर आया। उसने कहा, मैं यात्रियों का सामान नहीं रखता,
मुख्य पार्सल बाबू के पास जाइए, 4 आने शुल्क लगेगा और रसीद मिल जाएगी। आते सुबोध मुख्य पार्सल बाबू की खोज में चला। बड़ी कठिनाई के बाद उसे खोज पाया। वह एक बंगाली सज्जन थे। उनके नेत्रों को देखकर प्रतीत होता था कि उन्हें अफीम के सेवन का अभ्यास है। अत्यंत धीमेपन से उस व्यक्ति ने सुबोध की बात सुनी। अंत में बोला, 4 आने लगेंगे। ये कहकर उसने रसीद की पुस्तिका निकाली। पेंसिल खोजने में कुछ समय व्यतीत हुआ। जब पेंसिल मिली तो कार्बन कागज नहीं मिल रहा था। जब एक दराज से दूसरी दराज, एक अलमारी से दूसरी अलमारी खोजने पर भी कार्बन कागज न मिला, तब सुबोध बोला, महोदय, मेरे पास समय नहीं है, आप हाथ से ही लिखकर दे दीजिए। सुबोध पाश्चात्य वेश में था, अतः उसका अनुरोध ठुकराया न गया। रसीद लेकर कुली को विदा कर सुबोध तीव्रता से वाहन की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर देखा कि जहां सुनीति का वाहन था वहां अब कुछ भी न था। एक क्षण के लिए जैसे संपूर्ण पृथ्वी अंधकार में डूब गई। किंतु सुबोध ने तत्काल स्वयं को संभाला और सोचा, यही कहीं आसपास वाहन खड़ा होगा। स्टेशन के प्रांगण में अब भी बहुत से वाहन खड़े थे। सुबोध प्रत्येक वाहन के पास जाकर झांकने लगा। उसने वाहन की संख्या क्यों नहीं देखी, उसने ऐसी मूर्खता क्यों की, ये सोचकर वो अपनी बुद्धि को धिक्कारने लगा। किंतु अब अनुताप का समय न था। अंधकार गहराता जा रहा था। एक एक करके वाहन वहां से जा रहे थे। सहसा सुबोध के मन में एक विचार आया। जब चालक ने पूछा था कि कहां जाना है, तब उसने स्टार थिएटर कहा था। क्या चालक सुनीति को लेकर स्टार थिएटर पहुंच गया है? ये विचार मन में आते ही सुबोध एक वाहन भाड़े पर लेकर स्टार थिएटर की ओर दौड़ा। वाहन में बैठे बैठे वह सोचने लगा, निश्चित ही ऐसा ही हुआ होगा। जब वो कुली के साथ स्टेशन मास्टर के पास संदूक रखने गया था, तब वह चालक को प्रतीक्षा करने का निर्देश देकर नहीं गया था। पाश्चात्य महिलाएं एकाकी भी भ्रमण करती हैं। चालक ने कोई संशय न किया होगा और अपनी धुन में वाहन हाँक ले गया होगा। सुनीति क्या अब मुख बाहर निकालकर चिल्लाकर उसे रोक पाई होगी? इस घटना से वह भय और विस्मय के कारण जड़वत होकर वाहन के भीतर बैठी कांप रही होगी। कदाचित रो रही होगी या मूर्छित हो गई होगी। स्टार थिएटर के सम्मुख वाहन पहुंचा। बड़े समारोह के साथ चंद्रशेखर का मंचन प्रारंभ हो चुका है। जनसमूह अत्यंत विशाल है। बहुत से लोग स्थान के अभाव में प्रवेश पत्र न मिलने के कारण लौट रहे हैं। सुबोध उछलकर वाहन से उतरा। वहां खड़े समस्त वाहनों को एक एक कर खोजा। किसी में भी सुनीति न थी। उसका सिर घूमने लगा। बुद्धि और विवेक जैसे लुप्त होने लगे। लौटते समय उसने प्रत्येक वाहन चालक से पूछा, क्या तुम किसी मैम साहिबा को लाए हो? सबने कहा, नहीं। किंतु एक बोला, हाँ हुजूर, लाया हूं। सुबोध के हृदय की धड़कन बढ़ गई। उसे लगा जैसे इस अगाध सागर में अब किनारा मिल गया है। उसने अश्वों को देखा, चालक की ओर निहारा। ठीक वही अश्व और वही चालक प्रतीत हुए। एक क्षण के भीतर ये सब घटित हो गया। दूसरे ही क्षण सुबोध ने चालक से पूछा, कहां से लाए हो? हावड़ा स्टेशन से। हाँ हुजूर, हावड़ा स्टेशन से लाया हूं। क्या मुझे देखा था? चालक ने अपनी ऊंची बैठक से झुककर उस मंद प्रकाश में सुबोध का मुख निहारा। सोच विचार कर बोला, हाँ हुजूर, आप जैसे ही एक साहब को तो देखा था। सुबोध ने तब अत्यंत उत्सुकता के साथ पूछा, मेम साहिबा कहाँ गई? मेम साहिबा भीतर तमाशा देख रही हैं। ये सुनकर सुबोध अत्यंत निराश हुआ। उसने सोचा कि फिर तो ये सुनीति नहीं है। सुनीति होती तो वह कभी वाहन त्याग कर प्रवेश पत्र क्रय कर थिएटर के भीतर प्रवेश न करती। ये नितांत असंभव था।
फिर भी उसने सोचा, एक बार देख लेना चाहिए। भीड़ को चीरते हुए द्वार पार कर सुबोध थिएटर के प्रांगण में प्रविष्ट हुआ। जो व्यक्ति प्रवेश पत्र विक्रय कर रहा था, उससे पूछा, क्या पाश्चात्य वेश धारण किए किसी भारतीय महिला ने प्रवेश पत्र क्रय किया है? उस व्यक्ति का नाम भवचरण था। बोला, महोदय, इस भीड़ में कितने ही लोगों ने प्रवेश पत्र लिए हैं, भला किसके मुख की ओर निहारने का समय मिला है। किंतु स्मरण आ रहा है कि जैसे किसी ने लिया था। सुबोध ने उस व्यक्ति के हाथ में एक धन पत्र नोट थमाते हुए कहा, महोदय, एक बार बाहर आइए। भवचरण ससम्मान बाहर आया। उत्सुकता के साथ पूछा, क्या बात है महोदय? सुबोध बोला, मुझे आपकी सहायता चाहिए। अपने किसी व्यक्ति द्वारा एक बार उस महिला को संवाद देना होगा। यदि मेरा कार्य सफल हुआ तो एक और धन पत्र दूंगा। भवचरण मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं महोदय, अवश्य करूंगा। यदि किसी भद्र पुरुष की सहायता कर सकूं तो क्यों न करूं। आप तनिक प्रतीक्षा करें, मैं अभी आता हूं। ये कहकर भवचरण ने एक अभूतपूर्व व्यवहार किया। किसी विवाद की आशंका जानकर थिएटर की किसी परिचारिका को बुलाकर सुबोध का संदेश ऊपर न भेजकर उसने सोचा कि इसे निर्विवाद सुलझाना किसी परिचारिका के वश का नहीं। अतः वो पीछे के मार्ग से थिएटर के सज्जगृह में पहुंचा। वहां उसकी परिचिता रोहिणी नाम की नटी दलनी बेगम की वेशभूषा पहने आसन पर बैठी धूम्रपान कर रही थी। उसने पास जाकर चुपके से पूछा, एक कार्य करोगी क्या? भवचरण ने संक्षेप में सारा विषय रोहिणी को समझाया। रोहिणी बोली, क्या दोगे? एक श्रेष्ठ विलायती मदिरा विस्की। अरे राम, उससे तो कंठ जलता है। कोई सौम्य मदिरा शराब देना। अरे वही सही, आओ तो सही। बेगम की वेशभूषा त्यागे बिना बाहर जाना संभव न था और उतारने पर पुनः धारण करने में बहुत कष्ट और समय व्यर्थ होता। अतः रोहिणी ने एक पाश्चात्य शाल से स्वयं को आपाद मस्तक ढक लिया, उपाना पहने और भवचरण के पीछे पीछे चल दी। भवचरण ने सुबोध की ओर संकेत कर कहा, इन्हीं की बात कर रहा था। सुबोध ने अपने परिचय पत्र कार्डकेस से एक पत्र निकालकर रोहिणी के हाथ में दिया। बोला, यदि भीतर पाश्चात्य वेश धारण किए कोई भारतीय महिला दिखे तो उन्हें ये पत्र दिखाकर अनुग्रह पूर्वक बुला लाइएगा। रोहिणी सुबोध की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराई। परिचय पत्र लेकर बल खाती हुई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। सुबोध खड़ा प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट पश्चात रोहिणी हाथ में वह पत्र लिए नीचे आई और बोली, भीतर पाश्चात्य वेश में आपकी कोई महिला नहीं है। एक महिला है, किंतु उन्होंने आपसे किसी भी संबंध को स्वीकार करने से मना कर दिया। सुबोध बिना कुछ कहे विषण मुख लिए वहां से चला गया। रोहिणी ने अपने साथी से कहा, आज भारी संकट में डाल दिया था भाई। एक बोतल मदिरा के लोभ में प्राण संकट में पड़ गए थे। खोजते खोजते उस पाश्चात्य वेशधारिणी महिला के पास पहुंची और कहा, आपके पति बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप शीघ्र चलिए। और उन्हें वो परिचय पत्र दिखाया। उस स्त्री ने पत्र फेंक कर मेरे मुख पर मारा। क्रोध से लाल हो गई थी, मुझे मारने ही वाली थी। तुम्हारी इतनी धृष्टता कैसे हुई कि तुमने कह दिया तुम्हारे पति बाहर हैं? पति थे या कोई और, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? निश्चित ही पति थे। देखते नहीं, वो व्यक्ति मणि विहीन सर्प की भांति छटपटा रहा है। स्वतंत्रता के पक्षधर आधुनिक लोग हैं, पत्नी को कहीं खोकर बैठे हैं। मैं तो अमृत बोस को बताऊंगी, इस पर एक अत्यंत मनोरंजक प्रहसन बनेगा। सुबोध प्रांगण के बाहर जाकर कुछ समय खड़ा सोचता रहा। ऐसी विपत्ति में वह जीवन में पहले कभी न पड़ा था।
रह रहकर मन में विचार आता, क्या ये सब सत्य है या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं? काश ये स्वप्न होता और आंखें खुलने पर मैं देखता कि ये सब कुछ नहीं था। सुनीति मेरे समीप सो रही है, तब कितना सुख, कितना आनंद होता। सुबोध की आंखें सजल हो गई। मन ही मन बोला, सुनीति, तुम कहाँ हो? किस अवस्था में हो? किस दस्यु के हाथ में या किस महासंकट में तुम फंसी हो? मैं तो कुछ भी नहीं जान पा रहा हूं। हावड़ा स्टेशन के मंच पर सुनीति का वो लज्जा से अरुण मुख सुबोध को बार बार स्मरण हो रहा था। दीर्घनी श्वास छोड़कर उसने सोचा, हाय, मैंने ही तेरा सर्वनाश कर दिया। किंतु इस प्रकार समय व्यर्थ करने से क्या लाभ? सुबोध ने विचार किया कि एक बार पुनः हावड़ा जाकर अन्वेषण करना चाहिए। कदाचित वो वाहन अब तक लौट आया हो। जो वाहन सुबोध हावड़ा से लेकर आया था, वह अब भी प्रतीक्षा कर रहा था। सुबोध उसमें आरूढ़ हुआ और हावड़ा जाने का निर्देश दिया। स्टेशन पहुंचकर सुबोध ने देखा कि प्रांगण अनेक वाहनों से भरा है। पंजाब मेल के प्रस्थान का समय निकट था। वो हदबुद्धि सा प्रत्येक वाहन के पास खड़ा होता। भला उस एक वाहन को कैसे पहचानता? रेलगाड़ी चली गई। सुबोध ने एक उपाय सोचा। स्टेशन मास्टर के पास जाकर बोला, महोदय, यदि आप अनुग्रह कर अपने समस्त कुलियों को एकत्र कर सके तो मैं अत्यंत कृतज्ञ होऊंगा। सायं की रेलगाड़ी से जिस व्यक्ति ने मेरा संदूक उतारा था, उससे मुझे विशेष प्रयोजन है। स्टेशन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, महोदय, आरक्षी विभाग, रेलवे पुलिस से निवेदन कीजिए। सुबोध चल पड़ा आरक्षी अधिकारी की खोज में। अधिकारी महोदय खटोला बिछाकर निद्रा की तैयारी कर रहे थे। उनके सम्मुख उपस्थित होकर सुबोध ने अपनी व्यथा सुनाई। प्रारंभ में तो अधिकारी ने ध्यान ही न दिया। अंतः विवश होकर सुबोध ने उन्हें किंचित दक्षिणा भेंट की। तब अधिकारी महोदय उत्साह से उठ बैठे। अपने लेखक कांस्टेबल को आज्ञा दी, बुलाओ इन सब कुलियों को। आरक्षियों की पुकार से स्टेशन गूंज उठा। झुंड के झुंड कुली आकर सुबोध के सम्मुख खड़े हो गए। क्रमशः वो व्यक्ति भी आया जिसने सुबोध का संदूक उतारा था। सुबोध ने उसे पहचान लिया। पूछा, सायं की गाड़ी से उतरकर जो वाहन मैंने लिया था, क्या तुम उसके चालक को जानते हो? उसने कहा, क्यों नहीं हुजूर, उसका नाम रहीम बख्श है। उसका ठिकाना कहाँ है, जानते हो? जोड़ासा को। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? मैं तुम्हें अच्छा पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का नाम सुनकर कुली अत्यंत हर्षित हुआ और बोला, चलिए हुजूर, अभी चलता हूं। कुली सुबोध के साथ चल पड़ा। पुलिस का वो लेखक अर्थात मुंशी जी सुबोध के सम्मुख खड़ा होकर मुस्कुराते हुए बोला, बाबू साहब। सुबोध बोला, पुरस्कार? उसने गर्व से कहा, बाबूजी, मैं कोई चपरासी या द्वारपाल नहीं हूं जो पुरस्कार लूं। हां, पान खाने के लिए यदि कुछ दे तो अवश्य ले सकता हूं। सुबोध ने मन ही मन कहा, अनुग्रहित कर सकते हो। सुबोध का चित्त उस समय अत्यंत व्याकुल था। धन के प्रति मोह पूर्णतः लुप्त हो चुका था। उसने 1 रुपया फेंक दिया। रुपया उठाकर मुंशी बोला, वंदना स्वीकार करें बाबू साहब। कुली को साथ लेकर वाहन से सुबोध जोड़ासाकों की एक अंधियारी गली में पहुंचा। मार भर वो आशंकित था कि कदाचित चालक न मिले, किंतु वो आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। वाहन खड़ा था। चालक पास ही खटिया पर सोया था। कुली ने उसे जगाया, रहीम, ओ रहीम, उठुत। रहीम ने निद्रा के झोंके में कहा, आज मैं और सवारी नहीं ले जाऊंगा। आज मैंने कमा लिया है। ये सुनकर सुबोध का मन आशंकित हो उठा। उसने सोचा, न जाने अब क्या अशुभ सुनने को मिलेगा। कुली ने उसे ढांढस दिया, अरे
सवारी नहीं ले जानी है, शीघ्र उठ। रहीम किसी प्रकार उठा। मुख से मदिरा की घोर दुर्गंध आ रही थी। वो बुदबुदाते हुए कुछ बकने लगा जो समझ से बाहर था। बकते बकते वो पुनः खटिया पर गिर पड़ा। कुली ने तब वाहन की जलती लालटेन उतारकर सुबोध के मुख पर प्रकाश डाला। पूछा, क्या इन्हें पहचानते हो? सुबोध को देखते ही चालक उठ खड़ा हुआ। हाथ जोड़कर अत्यंत कातर स्वर में बोला, हुजूर, आपकी मेम साहिबा ने आज मुझे 10 रुपए पुरस्कार दिए हैं। सुबोध को जैसे साक्षात स्वर्ग मिल गया हो। पूछा, मेरी मेम साहिबा को कहां छोड़कर आए हो? चालक का मस्तक ठिकाने न था। एक तो मदिरा का प्रभाव, ऊपर से 10 रुपयों का बड़ा लाभ। कुछ क्षण विचार किया, फिर पूर्ववत कातर स्वर में बोला, हुजूर, भवानीपुर। कौन सा स्थान? चक्रबेड़िया। सुबोध के प्राणों में प्राण आए। भवानीपुर के चक्रबेड़िया में सुबोध के साड़ू अविनाश चंद्र का निवास था। सुनीति निश्चित ही वहीं गई है, अब कोई चिंता नहीं। फिर भी सुबोध ने पूछा, भवन की संख्या क्या है? संख्या स्मरण नहीं है हुजूर। बार बार यही कहते हुए वो व्यक्ति फफक फक कर रोने लगा। उसका रुदन देखकर सुबोध चकित रह गया। कुली से पूछा, ये रो क्यों रहा है? कुली ने पूछा, रहीम, क्यों रोता है रे? तुझे किसका भय है? रहीम ने रोते रोते उत्तर दिया, भय कैसा? अधिक मदिरापान करते ही मुझे रोना आता है। प्रतीत होता है जैसे मेरी अर्धांगिनी की मृत्यु हो गई है। सुनकर सुबोध मन ही मन मुस्कुराया। पत्नी के विरह में मनुष्य के अंतर्मन में कैसे भाव उमड़ते हैं, वो अब तक भली भांति अनुभव कर चुका था। सुबोध ने अपनी जेब से 10 रुपए का एक धन पत्र निकाला और दिया। तुम दोनों ये 5-5 रुपए का पुरस्कार बांट लो। अगले ही क्षण सुबोध का वाहन भवानीपुर की ओर वेग से दौड़ पड़ा। रात्रि के तब 11 बज रहे थे। रात्रि की शीतल वायु ने उसके मस्तक का स्वेद पोंछ दिया। सुबोध के मन में एक अपूर्व हल्कापन आ गया। वो बार बार मन स्वर में कह रहा था, कैसी मुक्ति है, कैसा परित्राण, हृदय के भीतर कितना आनंद है। चक्रबेड़िया मार्ग पर अविनाश चंद्र के भवन के सम्मुख सुबोध का वाहन रुका। शीघ्रता से चालक को विदा कर वो खुले द्वार से भीतर प्रविष्ट हुआ। सीधे अविनाश चंद्र के शयन कक्ष में पहुंचा। मिट्टी के तेल का दीप मंद मंद जल रहा था। अविनाश चंद्र शैया पर लेटे थे। उन्हें देखते ही सुबोध ने रुद्ध कंठ से पूछा, सुनीति? अविनाश चंद्र ने जम्हाई लेते हुए कहा, सुनीति क्या सुनीति यहां आई है? अविनाश चंद्र ने पुनः जम्हाई ली और धीरे से बोले, कहां से नशा करके आए हो? कैसी भूल कर रहे हो भाई? सुबोध हताश होकर निकट रखे आसन पर गिर पड़ा। तभी उसकी शालिका सुमति ने प्रवेश किया। सुबोध को देखते ही वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और पूछा, कहिए साहब, चंद्रशेखर का अभिनय कैसा रहा? अविनाश चंद्र ने अपनी पत्नी को झिड़का, कैसी पगली हो, पेट में 1 मिनट बात नहीं ठहरती। मैं तो तनिक इसकी परीक्षा ले रहा था। सुबोध बोला, विचित्र लोग हो भाई, ऐसे गंभीर विषयों पर भी परिहास सूझता है। भवन में हंसी का ठहाका गूंज उठा। सुमति और अविनाश चंद्र ने मिलकर सुनीति की उस दुर्दशा की गाथा सुनाई। सुबोध जब कुली के साथ स्टेशन मास्टर की खोज में गया था, तभी चालक ने वाहन हांका और सीधे स्टार थिएटर जा पहुंचा। वाहन भी दौड़ रहा था और सुनीति ने भी रुदन प्रारंभ कर दिया था। थिएटर के सम्मुख वाहन रोककर जब चालक ने द्वार खोला तो उसे देखते ही साहस बटोरकर सुनीति बोली, चल पुनः स्टेशन चल, मेरे स्वामी को क्यों छोड़ आया? चालक पुनः हावड़ा स्टेशन गया। बहुत खोजने पर भी सुबोध न मिला। तब न जाने कैसे सुनीति को सुबुद्धि आई। उसने यहां का पता बता दिया।
10 रुपए का पुरस्कार भी निश्चित किया। हम तो उस मैम साहिबा को देखकर पहचान ही न पाए। अंत में सुमति ने उपसंहार किया। आह, न जाने कैसा रूप बना रखा था। उस वेशभूषा और उस अवस्था को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। यदि थिएटर में साथ बैठाने की ही साथ थी तो उसे ऐसा विचित्र रूप देने के स्थान पर उत्सव हेतु जो नए वस्त्र बनवाए थे वही पहना देते। वे साड़ियां भी पाश्चात्य शैली की कितनी सुंदर हैं। जो स्त्रियां बाहर निकलती हैं वे तो वही धारण करती हैं। वे भला गाउन क्यों पहनने लगी? ये साधारण सी बुद्धि तुम्हारे मस्तक में क्यों न आई? सुबोध अत्यंत लज्जित होकर सोचने लगा। सत्य ही तो है। वृत्तांत समाप्त होने पर सुमति ने सुबोध को पुकारा। अब आइए साहब महाशय, अपनी अर्धांगिनी से भेंट कीजिए। यहां आने के पश्चात उसने जल तक ग्रहण नहीं किया है। रो रो कर बेहाल है। अभी अभी निद्रा आई है उसे। चलिए मैं उसे जगाती हूं। अपनी उस दशा का संपूर्ण वर्णन उसे सुनाइए। समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।